अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। आज बड़ी ज़बरदस्त सियासी हैपनिंग है जिस पर मैंने बात करनी है आज प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आगाज़ करना चाहती हूं कि क्या अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में 5 सालों में 20,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ जिनसी ज़्यादतियों का शिकार हो चुके हैं। ये वो नंबर्स हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, ना मालूम न जाने कितने होंगे। मोहतात अंदाज़ा लगाने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना 8 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इससे बढ़कर शर्मिंदगी और अफसोस ये है कि अभी भी हमारे माशरे में इस पर खुलकर बात करना मायूब समझा जाता है। लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सकती। आप सुनना चाहें न चाहें, आपको अच्छा लगे न लगे, मैं इस जुल्म पर बोलना नहीं छोड़ सकती। जिस तरह रोज़ाना केसेस आ रहे हैं, कभी कसूर की बेटियां, कभी लाहौर में कत्ल, कभी लाहौर मोटरवे पर माँ बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बन रही है, कहीं शेखुपुरा में माँ बाप को बांधकर बेटी को उनकी आंखों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, और हम बेहिस माशरे की तरह सिर्फ ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि माशरा बहुत गलीज होता जा रहा है। मोटरवे सानहे पर हमने आवाज़ उठाई तो वज़ीर आला का नोटिस भी हो गया, पुलिस की नफरियां भी लग गईं, मुल्जिमान पकड़े भी गए, सज़ा कब होगी नहीं मालूम। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ऐसे 12 वाक़यात का पंजाब के वज़ीर आला नोटिस ले चुके हैं। नोटिस होता है, DPO को तहकीकात का हुक्म दिया जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, गर्द पड़ती जाती है, फाइल दबती जाती है और नया वाक़या सामने आ जाता है। पिछले 5 दिन से रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या आ रहा है सामने जो दिल दहला देता है, रूह को झंझोड़ देता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, ऑपोजिशन के छोटे से छोटे मूव पर नजर रखने वाले वजीर, मुशीर, मुआविनीन इन वाक़यात पर एक लफ्ज़ नदामत नहीं कह रहे। अवाम का गम लेकर सड़कों पर निकलने वाली ऑपोजिशन रोजाना मीटिंग्स और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये सब कुछ करने वाली ऑपोजिशन की आंखों पर भी हुकूमती खामियां इतनी हावी हैं कि उनको भी ये नन्हे जनाजे दिखाई नहीं दे रहे हैं, या इन जनाजों के पीछे उठने वाली आहू बुका सुनाई नहीं दे रही है। हुकूमत या ऑपोजिशन, आप भी तो औलाद वाले हैं, क्या आवाम की औलादों के साथ होने वाले इस सलूक से आपके कलेजे नहीं फटते? खुदारा मासूम बच्चों की हिफाजत का सामान करें, उनके बचपन बचाने के लिए इक़दामात करें। स्पीडी जस्टिस का सिर्फ दस्तावेज साइन कर देना अहम नहीं, उसे नाफिजुल अमर भी करें, वरना ऐसा ना हो कि गम में डूबे हुए वालिदैन सड़कों पर ही अपने बच्चों का इंसाफ लेने लगें। प्रोग्राम की टॉपिक डिटेल्स दिखा देती हूँ आपको। मरियम बीबी की ससुराल में एक नहीं चली है। जेड बाबू ने भावज का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बड़े भाई सज्जाद आवान ने ट्रैक तब्दील कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है इस्तीफे तो भिजवाए नहीं, मंजूर भी ना करें। मुर्तजा जावेद अब्बासी भी इसी कश्ती के सवार हैं। वतन वापसी की कोशिशों के बाद नवाज शरीफ को बरतानिया से निकलवाने के जतन। वजीर दाखिला कहते हैं 16 फरवरी को साबिक वजीर आजम का पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा। क्या लीगी कायद के पास बरतानिया में क़याम का कोई जवाज बचेगा? कराची की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। शहर की खूबसूरती 1 महीने में बहाल करने की मोहलत। तमाम सरकारी इराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब। गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म भी दिया है। करप्ट हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने के अलावा अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जो मैं कहता था अल्लाह ने वो पूरा किया कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब ये है कि वो जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। मौलाना साहब ने 2 बच्चे जो बगल में लिए हैं, नौमलूद जो सियासत के अंदर, उन्होंने PDM का बयानिया था उसको मौत के घाट उतार दिया। नैब के जो जज हैं उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी। तो मियां नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया। वेल डन मरियम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इलेक्शन लड़ने और साथ ही अरकान से इस्तीफे लेने का ऐलान किया, मगर मुकाबला असेंबलियों में ही करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। कोई तो उनसे पूछे करना क्या चाहते हो भाई?
असेंबली से इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत करने की तस्दीक या तरदीद करने से भी इनकार कर दिया। आज सारा दिन अवाम मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करती रही, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। लेकिन समा लीगी इजलास के अंदर की खबर तो फिर निकाल लाता है ना, जिसमें मरियम नवाज ने इलेक्शन के बॉयकॉट से राय तब्दील करके ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने के हक में राय दे दी है। यानी जो मैंने कल कहा था ना, वही होने जा रहा है। नून लीग भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन हुकूमत गिराने के नारों के साथ। यानी सब पुरानी तनख्वाहों पर ही काम जारी रखेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ ऐसा पहली मर्तबा नहीं किया है नाज़रीन, जो आपको अब समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये हमेशा ही एक दूसरे को ठेंगा दिखाते रहे हैं, चाहे वो 90 की दिहाई हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो। लेकिन जो भी हो, ऐसे में अब सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को हो रहा है, जिनकी जमात भी टूट फूट का शिकार हो गई है और जिन पे तकिया था वही पत्ते भी हवा देने लगे हैं। शायद इसीलिए आज मरियम बीबी फिर मौलाना साहब को मनाने गई हैं। लेकिन ऑपोजिशन की डोलती हुई इस कश्ती को सहारा देने के लिए हुकूमत मैदान में आ गई है। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ की वापसी को शर्त रखा है, तो हुकूमत ने 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सुनिए जरा शेख रशीद साहब की बात। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया है वो दूसरे बड़े गेट में जाए। यानी हुकूमत चाहती है कि वो पाकिस्तान आए और पीडीएम के फैसलों पर अमल करवाने में मददगार हों। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन की राय नाज़रीन के मियाँ साहब का पाकिस्तान आने का चांस तो नहीं है, लेकिन किसी दोस्त मुल्क में जाकर आराम करने का इम्कान जरूर है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि समा अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है, तो मैंने आज मदऊ किया है हमारे तमाम रिपोर्टर्स को जो इस बीट को देख रहे होते हैं, मुस्लिम लीग नून के मामलात को देख रहे होते हैं। नईम अशरफ भट्ट वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के मामलात को संजय साधवानी आप देख रहे होते हैं, आप भी साथ मौजूद हैं। और साथ साथ फिर अब्बास शब्बीर वो भी बड़ी अंदर की खबरें निकाल कर ला रहे होते हैं। तो आपको भी मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। संजय साधवानी, जरा सबसे पहले आपसे आगाज कर लेती हूँ, मुझे बताइएगा कोई तहलका खेज खबर लेकर आ रहे हैं आप शायद मरियम सारे के हवाले से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाड़काना में मरियम नवाज और बिलावल की मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने ये जोर दिया कि पीडीएम को आसिफ अली जरदारी के मशवरों पर चलना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। अगर पीडीएम जरदारी के मशवरों पर नहीं चलती तो जिस तरह की तहरीक है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। जिस पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जरदारी के मशवरों पर अपने वालिद से ज़रूर बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि मुश्तरका हिकम अमली बनाई जाए। साथ ही साथ वो मौलाना फजल रहमान पर भी पीपल्स पार्टी में सीसी में बात हुई कि जो शख्स मकामी सियासत की नज़र हो रहा हो, जो शख्स मकामी सियासत के बाद बेनज़ीर की भर्ती में ना आया हो, हम उसके कहने पर इस्तीफ़ा दे दें, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा और वो हमें धोखा किसी वक्त भी दे सकता है। पीपल्स पार्टी की जो राय है वो मरियम नवाज समेत नून लीग की जो दीगर रहनुमा उनको भी बताई गई। खुर्शीद शाह से मुलाकात में मरियम औरंगजेब को और परवेज रशीद को ये बताया गया कि इस्तीफा देने के ये नुकसानात हैं। तो पीपल्स पार्टी नून लीग को इस पर ला रही है, आमादा कर रही है कि किसी भी सूरत में आप असेंबलियाँ ना छोड़ें, असेंबलियों से बाहर ना जाएं। दूसरी खबर जो कल सीसी इजलास में हुई कि पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम डील कर रहे हैं या फिर हम मुफाहमत कर रहे हैं, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, सूरत हाल नज़र आ रही है कि कैदी की जो राय है, कैदी के इज़हार के बगैर कोई शख्स उससे जेल में कैसे मिल सकता है। कैदी से ज़रूर पूछा जाता है कि फला बंदा आपसे मिलने आ रहा है, आप उससे मिलना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ हमें भी बताया जाए कि शहबाज शरीफ और दुरानी साहब की जो मुलाकात थी इसके पीछे क्या मकासद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पंजाब के एक थे, उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत के तो 2 साल से नाम जो है वो ईसीएल में है, ये भला शाहिद खाकन अब्बासी का नाम ईसीएल से कैसे निकला? क्या ये भी कोई मुफाहमत है? इसके भी पीछे कोई बैकडोर मुज़ाकरात हैं? तो पीपल्स पार्टी कह रही हम शक नहीं कर रहे, लेकिन बताएं तो सही आखिर ये इतनी सारी जो नून लीग को रियायतें मिल रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या गेम है? कहीं हम भी इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? लेकिन संजय कल बिलावल ने कहा ना कि वो नहीं बताएंगे कि हुकूमत कैसे गिरानी है।
फिर आज ही MKM और मुस्लिम लीग फंक्शनल से मुलाकातें करने पहुंच गए। क्या ये बता रहे हैं कि वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं मुलाकातों में? पीपल्स पार्टी को क्या सिग्नल मिला है? देखें, ये जो मुलाकातें हैं फंक्शनल लीग से या फिर MKM से, ये 3 जो अहम मौजू हैं। इसमें पहला जो है सेनेट इलेक्शन आने वाली है, कुछ लोगों की बातें हो रही हैं, क्योंकि कुछ वोट पीपल्स पार्टी को अगर इजाफी मिल गए तो एक सेनेटर इजाफी बन जाएगा। MKM के कुछ वोट ऐसे हैं जो अगर PTI की तरफ चले गए तो PTI का दूसरा सेनेटर आ जाएगा, वरना उन्हें सिर्फ एक सेनेटरशिप मिलेगा। दूसरी जो है वो मर्दमशुमारी, जो सिंध भर का इंतहाई अहम इशू है। कराची की जो आबादी कम दिखाई गई है तो उससे MKM को काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो बड़ा मामला है। इस मामले पर MKM चाह रही है कि हम हुकूमत को भी टफ टाइम दें, इससे MKM का रेट भी बढ़ेगा और जो छोटी जमायतें हैं उनका रेट भी बढ़ेगा। तो पीपल्स पार्टी तमाम जमायतों को मौके दे रही है कि अपना रेट बढ़ाएं। ठीक है अब्बास शबीर। नहीं, मैं जरा आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम बातें उस मुलाकात में तय हुई हैं और मरियम साहिबा को साइडलाइन करने का भी उस मुलाकात में फैसला हुआ है क्या? जी, अभी ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आ रही और इसकी कोई कंफर्मेशन इस तरह नहीं है। कोशिश ज़रूर हो रही है और इसी कोशिश के लिए मोहम्मद अली दुरानी को भी भेजा गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मैसेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि PDM का हिस्सा अपोजिशन के साथ वादे-वईद कर रहे हैं, इस्तीफ़ों की बातें करते रहे हैं, हुकूमत को गिराने की, लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं और वो पैगाम रसां बने हैं। और सबसे पहले वो जा रहे हैं शहबाज शरीफ के पास और उन्हें कह रहे हैं कि अगर हम इन हाउस चेंज की बात कर लें या कोई और रास्ता देख लें, तो ये वो जाके उनको चेक कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ से उन्हें कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। फिर मोहम्मद अली दुरानी को भेजा गया और ये जो दुरानी साहब का जाना था ये खान साहब के लिए यानी प्राइम मिनिस्टर को एक इशारा था कि वो थोड़ा सा वो भी नरमी लाएं अपने उस स्टांस में कि बिल्कुल किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वो भी नरमी लाएं। और ये पैगाम था उनके लिए। शहबाज शरीफ को तो दोनों को शहबाज शरीफ ने एक ही बात कही कि पहले मुझे इस काबिल तो बनाएं कि मैं अपना किरदार अदा कर सकूं, जो कि पहले भी उन्होंने किया था और मियां साहब बाहर पहुंच गए थे। अब भी जो डील या जो चीज़ होनी है वो शहबाज शरीफ के ज़रिए हो रही है। लेकिन एक हैरानकुन बात ये भी है कि जो लोग कहा जाता है कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है या समझा जाता है मुफाहमत की बात या विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं शहबाज शेर रशीद के बकौल, तो वो लोग जेलों में जा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी यही नहीं मैंने आपसे इस पर बात करनी है, मैं दोबारा आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन मैं जरा चाह रही हूँ कि अब्बास को भी शामिल कर लूँ। अब्बास, मौलाना साहब उनका क्या होगा? PP और नून लीग तो अपनी राह लेती नजर आ रही है, अब मौलाना साहब करेंगे क्या? जमात भी टूट फूट का शिकार है, इत्तेहादी भी मानने को तैयार नहीं है और अब शायद हुकूमत भी मौलाना साहब को ना छोड़ने का फैसला कर चुकी है। अब्बास देखें किरण, पीपल्स पार्टी का तो स्टेक है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो ज़िमनी हो। मुस्लिम लीग नून का भी थोड़ा सा हिस्सा है, वो भी इंतखाबात में आएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल स्क्रीन से आउट होते जा रहे हैं। फाइनल वार्निंग्स भी मौलाना तक पहुँचा दी गई हैं कि अगर अब रियासती इदारों के बारे में कोई ऐसी बात की गई तो कल हमने देखा कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था, सख्त ऑर्डिनेंस, वो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह पर अप्लाई हुआ। अब इसकी जद में और लोग भी आ सकते हैं। ये भी वार्निंग मौलाना साहब के लिए है और मौलाना साहब को ये भी कह दिया गया है कि अगर, बल्कि पूरी PDM को ये मैसेज दे दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर का स्टांस बड़ा क्लियर है कि 31 जनवरी क्यों नहीं, जो आप बात करें 31 जनवरी की, आप आज आकर ये शुरू कर दें। हमारी तरफ से बिल्कुल ओपन है मैदान और जो आप डिमांड लेकर आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, तो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर किसी तरीके से भी इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनको ये टास्क दिया है कि अब मौलाना साहब को आपने हैंडल करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। संजय साधवान बेहद शुक्रिया। नहीं, मैं आप मेरे साथ ही मौजूद हैं क्योंकि एक और भी अहम मामला है जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। तो नाज़रीन, वो अहम मामला ये है कि शाहिद खाकान साहब बाहर, ख्वाजा आसिफ साहब अंदर हो गए और उनके सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पहले से अंदर हैं। क्या अब जेल में होगी मुशावरत और वहां से चलेंगे मामलात?
ख्वाजा आसिफ को कल रात ही नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया है। ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे इमरान खान है, लेकिन नैब ने जो तफसीलात पेश की हैं वो वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नैब के मुताबिक 1991 में ख्वाजा आसिफ मजमूई तौर पर सिर्फ 51 लाख रुपए के असासों के मालिक थे, जो 2018 में 22 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंच गए। इस दौरान नाज़रीन वो वफाकी वजीर, सेनेटर और रुकने असेंबली रहे। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि उन्होंने यूएई की फर्म से 13 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन दौरान तफ्तीश तनख्वाह के हुसूल का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। ख्वाजा साहब पर अपने मुलाजिम तारिक मीर के नाम पर एक बेनामी कंपनी चलाने का भी इल्ज़ाम है। नहीं मशरफ बट, की जो डिटेल्स मैंने दी हैं, क्या ख्वाजा आसिफ का नैब की हिरासत में जाना वाकई उनके लिए बुरा है, या ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों में जिनका जिक्र जावेद लतीफ़ साहब ने भी किया था? को पता होता है 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब। एक वक्त आएगा कि वो उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी। तो नहीं, क्या अब शहबाज शरीफ और ख्वाजा साहब मिल बैठेंगे और अंदर से होगी मुशावरत और चलेंगे मामला? किरण, अंदर तो अभी फौरी महीना 1.5 महीना तो मुलाकात इसलिए नहीं हो सकती कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जेल में हैं और ये नैब की हिरासत में कुछ रोज़ रहेंगे, महीना 2 महीने ख्वाजा आसिफ, लेकिन बिलाहर वो इकट्ठे होंगे जेल में। लेकिन अहम बात इसमें ये है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो हैं ये उनके इम्तहान का वक्त था, हर दफ़ा ये बचते थे। ख़ास तौर पे मैं आपको मुस्लिम लीग नून ही के सीनियर लोगों की बात आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियन हैं, अभी भी हैं, वो सारे ये कहते थे कि ख्वाजा साहब बच जाते हैं, बाकी जो है वो पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इन पर ये बहुत ज़्यादा इनके बारे में था। इवन 1-2 दफ़ा जावेद हाशमी जो हैं वो तो खुलकर मुशर्रफ दौर में भी कहते रहे, बाद में जब पीटीआई में गए वो भी कहते रहे, और ऑफ दी रिकॉर्ड इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन वो सारे ये कहते थे। लेकिन अब कितना अरसा वो ऐसे ही मामला चलाते रहते कि दोनों तरफ खेलते रहे भी रहें और मज़े भी करें, अपोजिशन भी करें। तो अब इम्तहान का वक्त था, तो अब उन्हें एक साइड लेनी थी, और यकीनन जो सियासी साइड थी वो उसी तरफ गए हैं। और अब पहली दफ़ा कह लें कि वो इस तरह उन्हें सामना। इससे पहले शहबाज शरीफ जो है उनका भी ये मसला था, लेकिन केसेस भी हैं इनके, उनमें भी जान है, लेकिन बच जाते थे। इस दफा ये बच नहीं सके, इस दफा पकड़ में आ गए, के निर्गे में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुझे मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी, बड़े अहम मामला और बहुत सारे बल्कि मामला हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे जानना की चाह रही हूँ, मरियम साहिबा का भी कुछ रोज पहले के तो बयानात थे, कह रही थी कि 400 इस्तीफे मुंह पे मारेंगे इनके। फिर जिनके इस्तीफे आ गए थे सोशल मीडिया पर सामने, उनके बारे में कह रही थी अब आ ही गए हैं, अगर गलती हो ही गई है या किसी की साजिश के तहत आ गए हैं तब भी अब जाके कबूल कर लें। लेकिन ये क्या हो रहा है सर, आपके अपने लोग ही वो इल्तिजाए कर रहे हैं स्पीकर को कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। सर देखिए किरण, गुजारिश ये है कि इस्तीफों का मामला ये है कि ये फैसला हुआ, पीडीएम ने फैसला किया कि तमाम अरकान असेंबली अपनी अपनी क़यादत के पास 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करवा दें। और ये इस्तीफे कब ये है कि मुतलका स्पीकर्स के पास जाने हैं, ये फैसला भी पीडीएम की क़यादत ने करना है। अब ये है कि इसमें तो कोई ऐसी बात, कोई यानी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 31 से पहले ही हमारे इस्तीफे हमारी क़यादत के पास जा चुके हैं और पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि ये इस्तीफे मुतलका स्पीकर के पास कब भेजने हैं। इसमें कोई ना कोई दो आरा है, ना कोई इख्तलाफ है पार्टी के अंदर, ना पीडीएम में कोई इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी के जो अरकान असेंबली उन्होंने भी अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। लेकिन ये देखें किरण कि इस्तीफों का जो मामला है, इस्तीफे हमारे जो है बेशुमार ऑप्शंस जो है उनमें से एक ऑप्शन है और बाकी बड़ा बहुत सारा ऑप्शन है। सर मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या मरियम साहिबा की बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं निसार चीमा साहब, या अब सीटें ज्यादा सबको अजीज हैं? क्योंकि मरियम साहिबा कैटेगोरिकली उनका मौजूद है रिकॉर्ड पे बयान, वो कह रही हैं कि अगर इस्तीफे आ गए हैं तो अब जाके उसकी तस्दीक कर दें, और यहाँ पर तो इल्तिजाएं कर रहे हैं कि जी मंजूरी ना करें। तो मरियम साहिबा की बात को अहमियत नहीं दी जा रही है क्या सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ना कोई इल्तिजा वाली बात है। अगर ये है कि कोई स्पीकर के पास किसी ने बराह रास्त गलती से किसी ने
किसी शख्स ने भेज दिए हैं, रुकने असेंबली ने या उनकी तरफ से किसी ने, या कोई ऐसा जाली वहाँ उनके पास चला गया है, तो असूली तौर पे ये पार्टी लीडरशिप के पास जाने चाहिए थे। इतनी सी बात है। और पार्टी लीडरशिप पीडीएम के साथ मिलकर फैसला करेगी कि ये इस्तीफे जो है स्पीकर के पास कब भेजने हैं। इसमें कोई ऐसी बात, कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात ही नहीं है। निसार साहब, सर मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, मरियम साहिबा ने उसके फौरन बाद यही बात तो की थी, जब ये गलती हो गई थी, जब ये सोशल मीडिया पर कुछ भी चीजें आ गई थी, उसके बाद ही तो उन्होंने कहा था कि अगर ये साजिश भी हो गई है या अगर ये गलती भी हो गई है तो जाएं अब जाके इसकी तस्दीक कर दें। ये फरमाए किरण के, ये देखें कोई मेरी राय हो, किसी और लीडर की राय हो, इवन किसी कायद की राय हो, बिल आखिर फैसला वही होना चाहिए जो पीडीएम की क़यादत फैसला करे। इसमें यह है कि देखें, और मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने भी बिल आखिर यह है कि यही कहा है कि जो पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी वही सबके लिए काबिल। नहीं सर, ऐसा उन्होंने पीडीएम की क़यादत के बारे में उन्होंने तस्करा नहीं किया। उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात की कि ये बहादुर है मेरे, ये शेर है मेरे, ये जाएंगे और मंजूर करवाएंगे अब इस्तीफा। नहीं, वो ठीक है, शेर तो है, शेर तो सारे ही हैं, लेकिन बात यह है कि अब फैसला तो पीडीएम की क़यादत नहीं करना है कि ये इस्तीफे मुतलका स्पीकर के पास कब जमा करवाने हैं। कोई ऐसा रुकनी असेंबली नहीं है जो कहता हो कि हमारे इस्तीफे वहां जमा ना करवाएं। पूरी यानी मुस्लिम लीग नून के एमएनएस के लिए, एमपीएस के लिए मरियम साहिबा की बात, उनका हुक्म कोई मायने नहीं रखता। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फैसला करेंगे, जो पीडीएम के सरबराह फैसला करेंगे, उस पर अमल होगा सर। नहीं, पीडीएम की क़यादत में मरियम नवाज साहब शामिल है, मिलकर फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे पूरी पार्टी, पूरी पीडीएम उसकी पाबंद है। अच्छा सर, जरा आप मुझे ये भी बता दीजिए, वजीर दाखिला साहब ने ऐलान कर दिया है पासपोर्ट मनसूख करने की बात हो रही है। अगर बाबर अवान साहब का भी ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि बरतानिया में रहना नवाज शरीफ साहब का गैर कानूनी हो जाएगा। सर क्या करेंगे मियाँ साहब? 16 तारीख को उनका पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा, उनका रहना भी वहां पर गैर कानूनी हो जाएगा। क्या ऑप्शन है मुस्लिम लीग नून के पास? क्या सोच रहे हैं उनके लिए? देखिए, गुजारिश ये है, मैं मौजूदा वज़ीर दाखिला जो हैं वो उनके बारे में, उनके किसी तबसरे के बारे में क्या तबसरा करूं। वो तो आपको पता है उनके कुछ ये पसंदीदा मशागिल है, उनमें से एक ये है कि उन्होंने जुगतबाजी करनी है। दूसरा ये कि हर दौर में उन्होंने चूंकि पार्टी और लीडर बदलना है, कभी मियां नवाज शरीफ उनके लीडर थे, कभी फिर जनरल मुशर्रफ उनके लीडर रहे, इमरान खान उनके लीडर हैं। सियासी मुझे ये बता दीजिए कि अपने नए लीडर के वफादारी का यकीन दिलाने के लिए उनके मुखालिफ को गालियां दे रही हैं। सर पासपोर्ट मनसूख हो रहा है 16 तारीख को उनका, सर एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट उनका। वो देखें, उनके इख्तियार हो तो पासपोर्ट मनसूख करने की बजाय ये है कि उनको ये इनका दिल चाहता है सारी अपोजिशन को एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की मियां साहब जेलों में डाले और जी वो मनसूख कर दे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सर मैं आपसे पूछ रही हूँ चीमा साहब, आप मेरी बात गौर से सुन नहीं रहे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके इल्म में है एक्सपायरी डेट क्या है उनके पासपोर्ट पर? नहीं, एक्सपायरी डेट का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो इनका तो बस चले तो दुनिया से एक्सपायर कर दें। लेकिन इनका ये देखें सारी ताकतें अल्लाह के हाथ में है। हाँ। ये तो जब ये है कि कल को ये देख लीजिएगा इन्होंने अपनी वफादारियां बदल के फिर इधर आने की कोशिश करनी है। हाँ। अच्छा सर, जरा कल के जो पीपल्स पार्टी के फैसले हुए हैं उस पर, पीपल्स पार्टी ने जो फैसले किए हैं सर, उस पर जरा अपना मौक़िफ़ दे दें, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे दें। मुस्लिम लीग नून अब तक क्यों फैसला नहीं कर सकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने कल रात को कह दिया बड़ा क्लियरली कि वो हुकूमत में ऑपोजिशन का हिस्सा रहते हुए ही हुकूमत के खिलाफ होंगे। सर देखिए, गुजारिश ये कि इस तरह के जब भी सियासी इत्तेहाद बनते हैं उसमें हर पार्टी का अपना एक इनफरादी, अपना ज़ाती मौक़िफ़ होता है, लेकिन बिल आखिर जब इज्तिमाई फैसले होते हैं तो कई बार इनफरादी फैसले जो हैं वापस लेने पड़ते हैं, अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ता है। इसी तरह यह है कि ये तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं उनका अपना मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो सकता है मुख्तलिफ मामलात के मामले में, लेकिन बिल आखिर वही फैसला होगा जो पीडीएम की क़यादत मिलकर फैसला करेगी। और मैं समझता हूँ कि यही एक असूल है, इसी असूल पे अमल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम जो है पूरी कौम के लिए किरण, निसार साहब आप लोग समझते हैं सर कि आप लोग कायल कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप पीपल्स पार्टी को इस बात पर इस्तीफे देने पर कायल कर लेंगे, असेंबलियां तोड़ने पर कायल कर लेंगे, जिमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन न लड़ने पर कायल कर लेंगे? सर
देखें, बात यह है कि अपना अपना ज़ाती राय होती है, लेकिन बिल आखिर मैंने गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी भी जो पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत फैसला करेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत शामिल होगी, उस पर उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाबंदी उसकी करेगी। और यही एक जमहूरी असूल है। जब देखें इत्तेहाद की क़यादत जो है इज्तिमाई क़यादत फैसला करती है तो इनफरादी राय कई बार बदलनी भी पड़ती है। मुमकिन नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून का हर मौका पीडीएम माने या पीपल्स पार्टी का हर मौके पीडीएम माने, लेकिन यह है कि पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत जो फैसला करेगी तमाम सियासी जमातों को उसकी पाबंदी करनी है। ठीक है सर, यानी ये बात आप जरा क्लियर कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून अभी क्या करने जा रही है? अभी आप लोग सोच रहे हैं बैठ के कि करना आखिर क्या है, अपनी मनमानी है या उनकी माननी है? जरदारी साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि हमें ना सिखाएं। देखिए, गुजारिश ये है कि पार्टी में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। मसले है कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है, लेकिन ये है कि ये जो पार्टी क़यादत फैसला करेगी हम सब उसकी पाबंदी करेंगे। अब ये है कि सारी जमातों की क़यादत मिलकर जो फैसला करेगी, यानी पीडीएम की क़यादत मिलकर जो फैसला करेगी, तमाम सियासी जमातें, मुझे यकीन है कि वो उसकी पाबंदी करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। उसे सर अंदाजा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून शायद अभी फैसला कर नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है कि आखिर पीपल्स पार्टी ने किया क्या है उनके साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। बरतानिया से मुझे आफ्ताब सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर ज़रा मुझे बताइएगा कि किसी का पासपोर्ट अगर मनसूख हो जाता है तो बरतानिया का लॉ क्या ये गैर कानूनी हो जाता है वहाँ पर रहना? सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आई थिंक बरतानिया में अगर आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो उसको आप फौरी तौर पे गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जो स्टेटस है वो एक तरह का स्टेटस हो जाता है और उसके बाद आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अपने वीजे की एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कि पासपोर्ट जो काम करेगा वो ये करता है, वो एक आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जब आप बरतानवी होम ऑफिस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और सर ये एक्सटेंशन के लिए कितना टाइम मिल जाता है? आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। सॉरी, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट के लिए सर कितना टाइम मिल जाता है? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इशू ये है जो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर कि अगर वो एक्सटेंशन के लिए इस वक्त अप्लाई करते हैं तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के में खत्म हो रही है, जो उनकी दूसरी उन्हें अप्लाई की थी वो खत्म हुई है, तो उनके पास 28 दिन का चांस है। 28 दिन पहले वो अप्लाई कर सकते। तो आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हम 16 को आपका पासपोर्ट कैंसिल करने जा रहे हैं तो वो आज ही अप्लाई कर सकते हैं अपने लॉयर्स के थ्रू 6 महीने की एक्सटेंशन लेने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे नाज़रीन। सो बरतानिया का कानून और उस पर एक्सटेंशन के लिए मियाँ साहब क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अगले टॉपिक की जाने बढ़ रही हूँ नाज़रीन, और अब मैं बात करने जा रही हूँ कि सिंध हुकूमत हो या कराची इंतजामिया, सुप्रीम कोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया है। कल और आज दो अहम समातों में बड़े बड़े अहकामात जारी किए गए हैं। अदालत ने कराची की खूबसूरती को बहाल करने के लिए सिर्फ एक माह और तमाम सरकारी इराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब किया है। डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाई की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी टावर को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया था और आज किडनी हिल पार्क में गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची के मुताबिक किडनी हिल पार्क की ज़मीन पर 34 घर बने हुए हैं। अदालती अहकामात के तहत मकानात मुनहदिम करने से पहले मकीनों को नोटिस जारी किए जाएंगे। ओवरसीज सोसाइटी से मुत्तसिल 4 मकानात के मालिकान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही रॉयल पार्क रेजिडेंसी को 1 माह में गिराकर पार्क बनाने का हुक्म भी जारी किया गया। शॉपिंग मॉल का मंसूबा फौरी तहवील में लेने और खरीदो फरोख्त भी रोकने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ PNT कॉलोनी से गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड चाहिए, इमारतें कैसे बनी, बताया जाए कितने रफाई प्लॉट्स, पार्क, सरकारी इराजी वागजार करवानी है। ऐसी ही नहीं इमारतें बन जाती हैं।
साथ मौजूद है इरफान उल हक आज की कार्रवाई के हवाले से, और एक बार फिर ऐसा एहसास कराची की बेहतरी का आगाज हो रहा है। इरफान उल हक, जरा बताइएगा आज की कार्रवाई का। किरण, आज जो सबसे अहम बात हुई है वो एक रेवेन्यू का रिकॉर्ड आज अदालत में पेश किया गया है। एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक केस में आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक सिंध का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और इस कंप्यूटराइजेशन के अमल के दौरान 2,45,000 जाली एंट्रीज निकली हैं जिसे अलग कर दिया गया है। इसके अलावा 7 करोड़ जो एंट्रीज हैं उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसी मौके पर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो जितनी सरकारी ज़मीनें हैं, आप अगर ये कराची से बाहर निकलें, सुपर हाईवे पर जाएं तो ये सारी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है। यूनिवर्सिटी रोड से आगे जाएं, ये पूरा का पूरा शहर आबाद हो गया है, गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। अदालत ने 1 माह की मोहलत दी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सूबे भर में ये हिदायत की है कि जितनी सरकारी ज़मीनें हैं, महकमा आबाशी की या महकमा जंगलात की या दीगर ज़मीनें, उन सबको वागुजार करवाया जाए और 1 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा आज अदालत ने जो रॉयल पार्क रेजिडेंसी के मुतासरीन थे मकीन, उनकी भी एक दरख्वास्त सुनी। उन्होंने कहा था कि हमें मुआवजा अदा किया जाए, ताहम जो मालिकान हैं रॉयल पार्क रेजिडेंसी के वो भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं। इसलिए अदालत ने उनके दूसरे मंसूबे को तहवील में लेने का हुक्म दिया और वहाँ की खरीदो फरोख्त को भी रोकने का हुक्म दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान उल हक, आप साथ मौजूद हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट तजावुजात और कब्जा माफिया को लगाम डाल रही है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि SBCA के एक अफसर के साथ पूरा माफिया चलता है, लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही में मुलव्वस अफराद को बचाने में जुटी हुई है। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगी कि एक नज़र चीफ जस्टिस साहब इधर भी डालिए, कैसे शहर का हुलिया बिगाड़ने वाली बड़ी मछलियों का जाल बिछाया जा रहा है। SBCA के करप्ट अफसरान और मुलाजिमीन को कौन बचा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते नाज़रीन प्रोग्राम में मैं तमाम हक़ाइक़ सामने लाई थी कि SBCA के 317 अफसरान और मुलाजिमीन, इन पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस होने पर इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था, लेकिन 30 नवंबर को शुरू होने वाली इंक्वायरी 22 दिसंबर को बंद कर दी गई। महज 20 दिन बाद महकमा बल्दियात ने ये इंक्वायरी क्यों रोकी, ये इस पर बात करने के लिए अली हफीज़ मेरे साथ मौजूद है। अली हफीज़, पिछले हफ्ते हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज एक बार फिर हम इस पर बात करें ताकि हम बताएं कि कहाँ कहाँ कराची के साथ क्या क्या हो रहा है और फिर उसके ऊपर जो इंक्वायरी होती है वो भी रोक दी जाती है। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता बरस जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी तो DG थे ज़फ़र अहसन SBCA के, उनको जो है उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है, जिसके बाद हमें ये उम्मीद हो चली थी कि SBCA के अंदर सुधार पैदा होगा। SBCA जिसकी वजह वजूद है कि शहर में कानूनी तामीरात, जो कानूनी शक्ल उनको करवाई जाएगी, गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए अथॉरिटी कायम की गई थी, लेकिन अब भी कोई ऐसी वाज़ेह बेहतरी नहीं आई। हुकूमत सिंध ने जो है कायम मकाम DG रखा हुआ है, वहाँ पर शमसुद्दीन सोमरो, उनके मामला भी एक अलहदा इसकी बड़ी कहानी है। लेकिन आप जिस पॉइंट पर बात कर रही हैं, 317 अफराद को आइडेंटिफाई किया गया था कि शहर का हुलिया बिगाड़ने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में, लियारी से लेकर गडाफ टाउन तक गैर कानूनी तामीरात करवाने में ये अनासिर मुलव्विस थे। महकमा बल्दियात ने 30 नवंबर को जोर शोर से तहकीकात का आगाज किया था, लेकिन 22 दिसंबर को अचानक ही जो है ये इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। जो इसके पस मंजर में हकाइक सामने आए हैं, जो हमें जिम्मेदार जराए ने बताया है कि एक अहम शख्सियत हैं जो SBCA के मामलात को जो है डील करते हैं। डिफेंस के अंदर उनकी रिहाइशगाह पर जो है रात का इजलास होता है। कुछ जो साबिक ओहदेदार हैं SBCA के और कुछ यूनियन लीडर जो है वो इस जगह जमा होते हैं। कुछ मामलात जो है वो तय होते हैं, जिसके बाद अचानक जो ये इंक्वायरी जो है बंद कर दी जाती है। इस तरह जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने वाले थे, जिन्होंने लियारी में गैर कानूनी तामीर करवाई, जिन्होंने गडाफ, इस मामले को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया अली हफीज, आप साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, अब आज हो कुछ ये रहा है कि तकरीबन पिछले 6-8 घंटों से एक नाम है जो हर जगह दिखाई दे रहा है, वो नाम है फवाद आलम। जो आज फवाद आलम ने किया है उसके बाद हर जगह वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से फिर क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा था इतने काबिल और इतने अच्छे प्लेयर को, इस पर बात करनी है मैंने ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 101 रन से हार गया, लेकिन 11 साल बाद क्रिकेट में वापस आने वाले फवाद आलम आए और वो छा गए। वो पहली सेंचुरी के बाद 11 साल टेस्ट क्रिकेट न खेलने और फिर वापसी पर दोबारा सेंचुरी स्कोर करने वाले
टेस्ट क्रिकेट की तारीख के वाहिद खिलाड़ी बन गए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि शानदार बैट्समैन 17 बरसों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाता रहा, 12,000 से ज़्यादा रन्स और 36 सेंचुरीज स्कोर करने वाला अब तक सिर्फ 6 टेस्ट ही खेल सका है। बेहतरीन एवरेज से फर्स्ट क्लास रन्स बनाने वालों में विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी आगे आ गए। औसत के एतबार से दुनिया का तीसरा बेहतरीन बैट्समैन फवाद आलम क्यों नज़रअंदाज होता रहा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर शब्बीर अहमद साहब। एक तरफ शब्बीर अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर। एक तरफ हम कहते हैं टैलेंट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ मौजूद जो टैलेंट है हमारे पास उसके 10 साल ज़ाया हो जाते हैं या ज़ाया कर दिए जाते हैं, उसका जवाब भी सर किसी के पास नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो देखिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती रही है उस बैट्समैन के साथ जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में। आज उसने 2 चीज़ें दिखाई हैं कि एक तो वो टैलेंटेड प्लेयर था, पसंद और नापसंद की वजह से उसको ज़ाया किया गया। दूसरा, हमारा फर्स्ट क्लास का जो प्लेयर मैच्योर प्लेयर था, उसने बताया कि मैं मैच्योर क्रिकेटर हूँ और मैंने रन्स करके दिखाए हैं। तो ये चीज़ें आज 2 बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि हम एक तो किसी के साथ ज़्यादती जो होती है उसका उसने बिल्कुल सामने ज़ाहिर किया कि मैं इतने रन्स किए हैं और मुझे चांस नहीं दिया, आपने बिल्कुल मेरे साथ ज़्यादती की है। और इस पे हमें हमेशा दुख भी रहेगा कि एक प्लेयर ने 12,000 रन्स किए हैं, उसको लेके नहीं आए कभी भी और 10 साल उसके ज़ाया कर दिए। ये उसके साथ ज़्यादती नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती है। सर तो इस पर तो एहतसाब होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए और उसका जो 10 साल ज़ाया किए गए उसके ऊपर बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। जो सिलेक्टर आए हैं या चीफ सिलेक्टर आए हैं या बोर्ड रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि एक बंदे ने इतने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक क्रिकेट में और आपने उसको नहीं खिलाया, उसका टाइम ज़ाया किया, क्या मसला था, उसका मसला सामने लेके आए और इस पर एहतजाज भी होना चाहिए। ये हमने क्रिकेट के साथ ज़्यादती भी की और मुल्क के साथ भी ज़्यादती की है। ठीक, साबिक चीफ सेलेक्टर इलियास साहब वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सर आप चीफ सेलेक्टर रहे, फवाद को भी आपने देखा, सर कहाँ ऐसी खामी दिखाई दी कि फवाद को मौका नहीं मिल सका, टैलेंट ज़ाया होता रहा? देखें, बात सारी है कि ये शुरू में भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया टूर से बात आया ना, मेरा ख्याल है कि ही चेंज हिज स्टांस, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आप निकाल के देखें तो इट डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। लेकिन वंस ही गॉट मास्टर ऑफ इट, देखे पिछले 4-5 साल से ही परफॉर्मिंग वेल, वो स्कोरिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा था। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया था। ये तो जो चीफ सिलेक्टर आए थे वही बता सकते हैं आपको, क्योंकि मेरे तनोर में जब सिलेक्टर था तो ये ऑस्ट्रेलिया गया था पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये तो देखें, बात सारी है कि सर आफरीदी की टेक्निक सही थी सर? सॉरी, आफरीदी की टेक्निक सही थी सर? मुझे नहीं समझ लगी, आवाज टूट गई थी। सर आप टेक्निक्स की बात कर रहे थे ना, स्टांस की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर पूछ रही थी कि शायद आफरीदी की टेक्निक दुरुस्त थी सर? देखो वो टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं आपने हमेशा अब्दुल रज़ाक का कैरियर खराब किया कि उसका स्टांस, उसके परफॉर्मेंस नहीं है, उसने हम इतने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें और उस रिकॉर्ड का हर बंदा गवाह है। उस बंदे ने ऐसे मुश्किल मैच जितवाए हैं जो रिकॉर्ड है और आपने इन प्लेयर्स के साथ हमेशा ज़्यादती की है। आप चीफ सेलेक्टर आप भी रहे हैं और भी रहे हैं, आपको इस पे खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। देखिए बात सुने, हमारे तनोर में ये टूर पे भी किया है, ये श्रीलंका भी किया है, तो ये ना कहे कि जी हमने ये किया है। ये 2 टूर तो जहाँ जाके इसने न्यूजीलैंड में 100 किया था पहले टेस्ट मैच में, तो उसके बाद हम लोग चले गए। तो ये जो दूसरे चीज सेलेक्टर हैं मोस्टली कम फ्रॉम कराची, उनसे पूछे ना आप ये सवाल, उनसे आप क्यों पूछ रहे हैं?
नहीं तो यार आप तो एक तो कराची लाहौर से निकल आए जी जब जी। आप थे आपने क्या किया मुझे ये बताएं, आपने कहां से कौन सा प्लेयर निकाल के दिया? आप और इलियास साहब आप साथ पे डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस आपने उसे खिलाया नहीं है। इलियास साहब टैलेंट तो जाया हो गया सर, 11 साल लग गए, 11 साल लग गए कि आज सब बैठकर तौसीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उस शख्स की, लेकिन 11 साल उसका टैलेंट जाया हुआ। आप समझते हैं कि आप समेत तमाम सेलेक्टर्स को फवाद आलम से उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए माफी मांगनी चाहिए सर? क्यों माफी मांगे भाई? मैंने तो आपको बता दिया कि दो बार ये टूर पे गया है हमारे वक्त में। हेलो ठीक है सर, आप कह रहे हैं क्यों माफी मांगे, और शबीर आप कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी करनी चाहिए तमाम सेलेक्टर्स को। बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन, मुलाकात होगी आपसे कल अल्लाह ने के बाद।